सोचिए, क्या कोई ऐसा साम्राज्य हो सकता है जो बिना किसी राजा या सम्राट के चलता हो? आइए, इतिहास की एक सबसे बड़ी और रहस्यमयी पहेली सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में चलते हैं। करीब 100 साल हो गए और पुरातत्वविद एक ही सवाल से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। तो आखिर उनके शासक कहाँ थे? इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सभ्यता आखिर कितनी विशाल और फैली हुई थी। ये हजारों साल पुरानी बात है और इसका जो सबसे सुनहरा दौर था, जिसे हम हड़प्पा काल कहते हैं, वो करीब 700 साल तक चला। और क्या कमाल का दौर था वो, अविश्वसनीय रूप से उन्नत। लेकिन मजे की बात यह है कि जब हम इसकी तुलना मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी दूसरी बड़ी सभ्यताओं से करते हैं तो एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है। यहाँ वो सब कुछ गायब है जो एक साम्राज्य की निशानी होती है। ना कोई आलीशान महल, ना राजाओं के खजानों से भरी कब्रें। तो फिर इस राज से पर्दा कैसे उठेगा? चलिए पहले सुराग की तरफ चलते हैं, और ये सुराग छिपा है उनके पीछे छोड़ी गई धातु की कारीगरी में। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये बड़ा मजेदार है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो तांबा मिला उसमें आर्सेनिक है। शायद बलूचिस्तान या अफगानिस्तान से आया होगा। लेकिन लोथल और रंगपुर में जो तांबा मिला उसमें आर्सेनिक है ही नहीं। इसका मतलब साफ है वो लोग अपना तांबा कहीं और से, हो सकता है ओमान से ला रहे थे। सोचिए कितना फैला हुआ और कितना ऑर्गेनाइज था उनका ट्रेड नेटवर्क। और यहीं से एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। मेसोपोटामिया में क्या होता था, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग अपनी कब्रों में शानदार सजे धजे हथियार लेकर दफन होते थे। वो उनकी पावर का सिंबल था। लेकिन सिंधु घाटी में नहीं, यहाँ औजार सिर्फ और सिर्फ काम के लिए थे, दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं। एकदम साफ है, यहाँ पावर और स्टेटस दिखाने का तरीका मिस्र या मेसोपोटामिया से बिल्कुल जुदा था। लेकिन रुकिए, एक और भी बड़ी उलझन है। हमें हजारों धातु की चीजें तो मिली है, पर कमाल की बात यह है कि उन्हें बनाने वाला एक भी सांचा आज तक नहीं मिला। आखिर ये कैसे मुमकिन है? वो बना कैसे रहे थे ये सब? धातु की कारीगरी का ये राज हमें उनके एक और कमाल के हुनर की तरफ ले जाता है। और ये राज तब और गहरा हो जाता है जब हम उनके शहरों को देखते हैं, जो सच कहूं तो किसी इंजीनियरिंग के अजूबे से कम नहीं थे। सोच के देखिए, एकदम सीधी सपाट सड़कें, ग्रिड पैटर्न में, नालियों का ऐसा सिस्टम जो आज भी हमें हैरान कर दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एक ही साइज की ईंटें। ये सब देखकर तो यही लगता है कि कोई बहुत पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, है ना? पर इतने सब ऑर्गेनाइजेशन के बावजूद इन शहरों में कुछ अजीब था। ऐसा लगता है जैसे यहाँ सब बराबर थे। कोई महल नहीं, कोई मंदिर नहीं, शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं। ये मेसोपोटामिया से एकदम उल्टा था। वहाँ सब कुछ राजा के महल और मंदिर के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा लगता है कि पूरा समाज ही कम्युनिटी और पब्लिक फैसिलिटीज के आसपास बना था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अब तक इन सबूतों को गलत नजरिए से देख रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि राजाओं का ना मिलना ही इस पहेली का जवाब हो? देखिए, नई थियोरीज ये कहती हैं कि पुराने समाजों में पावर दो तरह से चलती थी। एक वो जहां सारी की सारी पावर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होती थी, और दूसरी वो जहां पावर समाज के अलग अलग ग्रुप्स में बंटी हुई थी। और जब हम इस दूसरे नजरिए से सिंधु घाटी को देखते हैं तो सब कुछ समझ में आने लगता है। उनकी ये पहेली असल में उनकी कोई कमी नहीं थी, बल्कि ये उनका एक सोचा समझा तरीका था समाज चलाने का। ये पूरी की पूरी कहानी को ही पलट देता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सिविलाइजेशन नहीं थी जिसमें राजा नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसे शायद राजाओं की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो मुद्दा ये है कि हम हमेशा सिंधु सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं के तराजू पर तौलते आए हैं। हमने उन्हें उनके अपने हिसाब से कभी देखा ही नहीं। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जो स्टेबल था, पीसफुल था और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। और ये सब उन्होंने 700 सालों तक चलाया, वो भी बिना किसी जंग के या किसी एक राजा की जय जयकार के। तो सिंधु घाटी हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या किसी भी सभ्यता को महान कहलाने के लिए वाकई राजाओं, जंगों और जीत की जरूरत होती है? शायद इसका जवाब है नहीं।
और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी तरक्की के और कितने रास्ते हो सकते हैं जिन्हें हम आज तक देख ही नहीं पाए हैं।